नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। रूस के कजान शहर में रूस, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे दमदार देशों का सम्मेलन इस बार कई मायनों में खास है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कजान पहुंचे और सम्मेलन से पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत की। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरने की खबर आई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर समझौते की बात का ऐलान किया तो चीन ने भी इसकी पुष्टि कर दी। इसी के साथ 4 साल पहले लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प भी याद आ गई, जिसने संबंधों को रसातल पर पहुंचा दिया था। तो अब अचानक रिश्ते सुधरने की वजह क्या रूस है? क्या पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ चीन और भारत जैसे ताकतवर देश खड़े हैं, इससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ नहीं जाएगी? सबसे बड़ा कमाल तो यह है कि पीएम मोदी हैं जो अमेरिका और रूस के साथ संबंधों को बेहद संतुलित करते हुए भारत के हितों को सबसे आगे रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। Ваше превосходительство, вы успешно руководите रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू दिल्ली। और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। चीन जो द्विपक्षीय बैठक हुई है, कितनी गर्मजोशी है, कितना दोस्ताना है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं। और ये कहा भी गया, जब पुतिन बोल रहे थे तो पुतिन ने कहा भी कि आप हमारी भाषा जो है वो समझ सकते, बिना अनुवाद के भी हमारे बीच रास्ते इतने अच्छे हो चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गलवान की बात भी होगी, चीन संबंधों की बात भी होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित तिवारी जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। रतन तिवारी है, नेता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
किरोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है किरोड़ी सिंह जी। इंदुकान दीक्षित साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है इंदुकान जी। सबसे पहले किरोड़ी सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे ताकि पूरे मामले को समझ सकें कि जो ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है उससे जो है पिछला सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ था, जोहानिसबर्ग से लेकर कजान तक क्या कुछ बदला है दुनिया की राजनीति में। जिस तरह से मोदी जी पिछले जुलाई महीने में गए थे रूस, उसके बाद वो यूक्रेन गए और उसके बाद अब फिर एक बार रूस गए हैं और आज वहां बैठक भी की उन्होंने। तो क्या लगता है यूक्रेन के साथ जो बार बार ये बात कही जा रही है रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है? और दूसरा बड़ा सवाल, रूस जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है जो उसके विरोधी हैं कि देखिए हमारे साथ कितने दमदार देश खड़े हैं, भारत और चीन, दो ऐसे देश, और बीच में बात गलवान की भी आएगी। धीरे धीरे बातचीत खोलेंगे, शुरुआत करिए, थोड़ा समझाइए हमको। देखिए, ऐसा है कि जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की समिट हुई थी लगभग साल भर पहले, उस समय जो केंद्रीय मुद्दा था वो संपोषित विकास का था, लेकिन उस समय दूसरे मुद्दे भी उठाए गए थे, जैसे डॉलर का डोमिनेशन हो, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या हो ब्रिक्स के देशों की, लेकिन मुख्य मुद्दा संपोषित आर्थिक विकास था और उसमें अफ्रीका को कैसे फायदा मिल सकता है। लेकिन अब जो कजान में हो रही है, इसमें प्रमुख मुद्दा होगा कि विश्व जो वित्तीय व्यवस्था है विश्व की, उसमें किस तरह से हो सकता है और डॉलर का जो प्रभाव है विश्व में उसको कैसे कम किया जाए, ये प्रमुख मुद्दा तो रहेगा। लेकिन इसमें प्रमुख मुद्दा रहते हुए भी कॉमन करेंसी की बात हो सकता है। ब्राजील जो पहले भी उठाया था अभी फिर उठाए, लेकिन कॉमन करेंसी का मुद्दा मेरे ख्याल से अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आज ये स्थिति नहीं है कि ब्रिक्स देश कोई कॉमन करेंसी बनाए। दूसरा हो सकता है जो वैश्विक सुरक्षा का, वैश्विक शांति का मुद्दा हो सकता है, जो रशिया विशेष रूप से उठाएगा। और रशिया इस ब्रिक्स के थ्रू अपना एक तरह का फोर्स प्रोजेक्शन या एक अमेरिका को इस तरह से प्रभावित करना चाहता है कि देखिए ग्लोबल साउथ के देश हैं वो हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो अमेरिका की नीति जो रशिया को आइसोलेट करने की है, रशिया ये प्रूव करना चाहेगा कि हम आइसोलेट नहीं है, आपने सैंक्शन लगा दिए फिर भी देखिए बहुत से देश हमारे साथ हैं, हम एक साथ प्रगति कर रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, रशिया युद्धग्रस्त है, ईरान प्रैक्टिकली युद्धग्रस्त है प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के साथ। तो ऐसी स्थिति में दो सदस्य देश हैं, उनके लिए ये प्राथमिक मुद्दा होगा कि ब्रिक्स को एक साधन बनाया जाए अपने हित साधन का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स कोई प्रस्ताव रखेगा, साधारण सी बातें कहेंगे कि कूटनीतिक तरीके से वैश्विक मुद्दों का, वैश्विक तनाव को कम करना चाहिए। भारत की मध्यस्थता का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की स्थिति में भारत की जो स्थिति है, भारत सबका विश्वसनीय भी है, भारत की प्रतिष्ठा भी है, लेकिन भारत मुझे नहीं लगता कि कोई प्रस्ताव लेके कोई ऐसा इनिशिएटिव लेगा दोनों संकटों में, इसलिए कि देखिए जेलेंस्की ये कह चुका है कि भारत को अगली पीस समिट होस्ट करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। पुतिन भी कह चुके हैं, उधर इजराइल के एम्बेसडर कह चुके हैं, ईरान के एम्बेसडर भी कह चुके हैं। तो हर जगह भारत की प्रतिष्ठा है, लेकिन भारत मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव दोनों ही संकटों में इस समय दे पाएगा। और भारत इसलिए नहीं देना चाहेगा क्योंकि दोनों ही मामले इतने जटिल हैं और कोई भी प्रस्ताव आसानी से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर भारत प्रस्ताव दे और वो और ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, ऐसा भारत इनिशिएटिव नहीं लेना चाहेगा आज की स्थिति में। क्योंकि पहले यूक्रेन को लेके चीन ने, ब्राजील ने, जो स्विट्जरलैंड में पीस समिट हुआ उसने, विक्टर ओरबन ने, हंगरी वालों ने, कई प्रस्ताव आ चुके हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र संघ भी अपने हाथ पूरी तरह इजराइल में जला चुका है, कुछ नहीं कर पाया है। तो ऐसे जटिल मसले में भारत मुझे नहीं लगता कि अकेला कोई कॉन्क्रीट स्टेप लेगा, कोई प्रस्ताव रखेगा। लेकिन हाँ, ब्रिक्स में ये बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव पे सहमति बनेगी इसकी भी संभावना मुझे कम लग रही है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से
लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात होगी, उस पर सहमति बनेगी। डॉलर के थ्रू व्यापार नहीं हो, इस पे भी सहमति बनेगी। और किस तरह से ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स एक विकास का वाहक बने, इस पे निश्चित रूप से बात होगी। क्योंकि अब जो ब्रिक्स की स्थिति है, ब्रिक्स देशों की जो कलेक्टिव ग्रोथ रेट है वो 5% से ज्यादा है, जबकि G7 वालों की ग्रोथ रेट 2% के आसपास है। तो भविष्य जो ब्रिक्स वाला ग्रुपिंग है, भविष्य का विकास, भविष्य की सुरक्षा इस पे निर्भर करती है। तो उस हिसाब से ब्रिक्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और भारत अपनी भूमिका निभाएगा। और भारत आतंकवाद का मुद्दा फिर से बहुत ही जोश खरोश से उठाएगा, जैसा अभी एससीओ में भी हमारे विदेश मंत्री ने उठाया। और एससीओ में एक मैकेनिज्म भी है कि एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की, और यहाँ भी निश्चित रूप से जो संयुक्त वक्तव्य होगा, आतंकवाद का मुद्दा उसमें रखा जाएगा और मुझे लगता है सब देश सहमत होंगे। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने करोड़ी सिंह जी। इंदुकान दीक्षित साहब कहते हैं कूटनीति में कई बार जो चीजें सामने दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो पर्दे के पीछे होता खेल और जो दिखाया जाता है वो बहुत मायने रखता है। तो रूस ने जो दिखा दिया है अमेरिका और बाकी देशों को, देखिए इतने बड़े बड़े देश हमारे साथ हैं, आधा एशिया की ताकत हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, लेकिन मोदी जी ने जो दिखाया वो भी कम कमाल नहीं है। मोदी लड्डू वहां चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इजराइल के साथ भी हैं और ईरान के साथ सम्मेलन में भी हैं, और यूक्रेन भी गए और रसिया भी गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनमें कमाल का प्रदर्शन है। और गलवान, सबसे बड़ी खबर जो है, गलवान में जो उन्होंने 4 साल पुरानी जो दुश्मनी है उसको जिस तरह से कम किया है, वाकई बीजेपी के प्रवक्ता काफी कुछ बोलना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे इंदुकान जी कि क्या मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है वो आपको लगता है कि जो है इस समय भारत के लिए सबसे हितकारी साबित हो रही है? जी नवीन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको ही मेरा नमस्कार। वाकई आज का और आज से पहले कल का ये जो 2 दिन है, भारत के कूटनीतिक इतिहास के लिए बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। इतिहास का ये हिस्सा होगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। वो इसलिए कि 4 वर्षों पूर्व जो गलवान की स्थिति बनी, जिस तरह की खींचतान सीमा पर चीन के साथ बनी, और उस चीज को जिस तरह से कूटनीतिक स्तर से, सैनिक स्तर से बातचीत करके, अंतरराष्ट्रीय दबाव बना करके, अपनी देश की ताकत दिखा करके और हर स्तर पे उसको मैनेज करके कितने शांतिपूर्ण ढंग से इसका निपटारा कर लिया। और आपने देखा कल भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये बात कही, और आज चीन ने भी आधिकारिक तौर पर इसको स्वीकार किया। तो ये वाकई, और खास करके मैं इस बात को और महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं कि भारत में जो विपक्ष का पूरा रवैया रहा है, जो उसका जिस तरह से भारत सरकार के खिलाफ टांग अड़ाने वाला रवैया मैं कहूंगा रहा है, और बात बात में केवल परेशान करने वाली बात, यहां तक कि जब डोकलाम विवाद चल रहा था तो चीनी दूतावास में चले गए थे हमारे देश के उस समय के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी जी अपने परिवार के कई महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ। ऐसे में ब्रिक्स के ठीक ईव पर इस सॉल्यूशन का सामने आना ये ऐतिहासिक है नवीन जी। और इस पॉजिटिविटी के साथ, इस घोषणा के साथ ब्रिक्स में भारत और चीन जैसे देश रूस में शामिल हो रहे हैं। और आप जानते हैं रूस शीतकाल के युद्ध के समय का, शीत युद्ध के समय का वो दूसरा सबसे बड़ा महाशक्ति रहा है, और उसके बाद इसका आयोजन होना, जैसा हमारे करोड़ी सिंह साहब ने कहा। और वहां पर आपसे मैं इस नजरिए से सिर्फ नहीं देखता हूं कि कितने देश हैं, आप इस नजरिए से देखिए कि दुनिया की आबादी के 50% से अधिक लोग वहां बैठे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और कई विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, उसकी पैरेलल एक ऐसी बॉडी जो ब्रिक्स के रूप में उभर के आई है, अगर इसको महत्वपूर्ण बनाया जाएगा और इस देश के जो सदस्य हैं, विशेषकर रूस, चीन और भारत, अगर ये 3 मिलकर सामंजस्य के साथ काम करेंगे, और जैसा होता हुआ अभी दिख रहा है। और मैं तो एक चीज और बता दूं नवीन जी, हमें ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे, जो आपने कहा भी, डिप्लोमेसी पर्दे के पीछे ज्यादा होती है जितना पर्दे के सामने होती है।
पर्दे के पीछे भारत और चीन के इस सुलह में कहीं न कहीं रूस की भी भूमिका हो सकती है। कुछ नहीं तो कम से कम सामंजस्य की भूमिका जरूर होगी। और इसकी जो टाइमिंग है कि ब्रिक्स के ठीक पहले इसकी घोषणा, और इससे जो उम्मीद बढ़ी है कि हो सकता है कि ब्रिक्स के साइडलाइंस पे एक महत्वपूर्ण बैठक चीन के और भारत के प्रधानों के बीच में हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ली शिनफिंग के बीच में। अगर ये ऐसी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है तो वो भी एक ऐतिहासिक पहल होगी। और जिस तरह से पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रूस को साइडलाइन और बिल्कुल अकेला करने का, अलग करने का प्रयास किया था, उस वैश्विक माहौल के बीच में दुनिया के इतनी बड़ी ताकतों को एक साथ लेकर रूस अपने यहाँ जिस तरह का ये आयोजन कर रहा है, और खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बात ही अलग है कि जहां जाते हैं वहां लोग, भारत के लोग, विदेशों के लोग किस तरह से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। उनकी लोकप्रियता तो आज पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, ये माहौल देखकर कई बार मेरे मन में होता है नवीन जी कि मैं विपक्ष के नेताओं को भी कहूं कि कुछ देर के लिए विदेश नीति के मामले में कम से कम देश के इस राष्ट्र नायक का, विश्व नायक का, नरेंद्र मोदी का वो भी स्वागत सत्कार करें और सम्मान करें, तो देश का, उनका तो सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ेगा और देश की जो क्षमता और देश का जो महत्व है उसको पूरी दुनिया और महत्वपूर्ण ढंग से स्वीकार करेगी। बिल्कुल। तो रतन तिवारी जी हमारे साथ है, पूछ लेते हैं लगे हाथ इनसे। रतन तिवारी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है। रतन तिवारी साहब, जिस तरह से गलवान में बार बार आप लोग बात करते हैं और कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठाती है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और अब जो खबर आई है जाहिर तौर पर आपको भी अच्छी लगी होगी कि दोनों ही सेनाएं जो हैं वो हटने को तैयार हो गई हैं, जो तनाव का जो माहौल था, जो क्षेत्र था, वहाँ से हट जाएंगी और 2020 की स्थिति में वापस लौट जाएंगी। तो वहाँ से आपको लगता है सरकार ने बहुत कुछ काम किया होगा, इसके पीछे कुछ दबाव भी काम आया होगा आप लोगों का? क्योंकि 2020 में जहाँ तक बता दूँ 8 बार मीटिंग हुई थी सैन्य कमांडरों के बीच में, 2021 में 5 बार, 2022 में 4 बार, 2023 में 3 बार, 24 में फिर 4 बार, और लगातार जो ये बातचीत चल रही थी, और इसका ही प्रतिफल जो आज एक शांतिपूर्ण तरीके से सामने आया है। हालांकि बाकी विवादों पर जो बातचीत चलती रहेगी। आप कुछ क्रेडिट देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे मौके पर जब विदेश की बात हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। मैंने बार बार एक चीज कहा है, और 99 का जब युद्ध हो रहा था नवीन जी, तो अटल बिहारी को यही कांग्रेस पार्टी ने खुला पत्र लिखकर खुलकर समर्थन देने का ऐलान किया था कि आप पाकिस्तान से लड़ाई लड़िए, कारगिल का युद्ध लड़िए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं, तो वो भी देश की जनता देखती है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी मुख्य विपक्षी नेता हैं, वो चीन से संबंध रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भैया ठीक है, वो तो विपक्षी नेता है ना। प्रधानमंत्री मोदी जब उनको झूला झुलाते हैं, जब उनका स्वागत करते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते। जब उनके द्वारा हमारे जवानों को बर्बरता से मारा जाता है तब आप उस पर कुछ नहीं कहते। हम तो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खुद इनके राज्यसभा के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या क्या कहा है वो सब जग जाहिर है नवीन जी। तो अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम करते हैं मैं उनको सराहना करता हूं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए सोचिए, भारत की जनता के लिए सोचिए। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी, लेकिन अगर राजनीति करेंगे, देश को बांटने का काम करेंगे, देश को तोड़ने का काम करेंगे, किसानों को गाली देंगे, युवाओं को पीटेंगे, महिलाओं के साथ बर्बरता करेंगे, तो देश उनके खिलाफ लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी भी उनके खिलाफ लड़ेगी। ठीक है अमित तिवारी जी, खुश नहीं रतन तिवारी जी, दोनों तिवारी जो है इस मुद्दे पे एक मत भी नहीं है। अमित तिवारी जी थोड़ा बताइए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कमाल किया है गलवान के मुद्दे पे, और ब्रिक्स में तो खैर वो कर ही रहे हैं। प्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, किसी और बहुत सारे विषयों पे हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक विषय तो है जिससे कि मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को हटा दीजिए पर देश का एक भी व्यक्ति उससे असहमत नहीं होगा कि इन 2014 के बाद हमारी विदेश नीति जो है वो बेहतर हुई है, वो सुदृढ़ हुई है, सशक्त हुई है, और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस
पार्टी के जब सरकार चलती थी तब उस समय की विदेश नीति कैसी होती थी। उस समय 40,000 वर्ग क्षेत्रफल दे दिया जाता था। ऐसे ही चाइना को ये कहते हुए कि यहाँ पर एक घास नहीं उगती। उसके बाद मानसरोवर के सामने वाला गांव दे दिया जाता था और गुडविल जेस्चर, ये डिप्लोमेसी हुआ करती थी। कच्छ टिप्पू द्वीप दे दिया गया, ये डिप्लोमेसी हुआ करती थी। तो देश के जो यहाँ के जो भूमि है उसको बेच कर डिप्लोमेसी करने वाली कांग्रेस पार्टी इसको कैसे सराहेगी? निश्चित तौर पर उनको तो बुरा लगेगा ही। और जबकि 1.5 करोड़ रुपए राजीव गांधी ट्रस्ट में लिए गए हों तो और भी बड़ी बात हो जाती है। चाइना के पार्टी की तरफ से जब 1.5 करोड़ रुपए राजीव गांधी ट्रस्ट में गए हों तो निश्चित तौर पे कुछ तो कटिबद्धता उनको देनी पड़ेगी चीन के लिए, तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा। और राहुल गांधी जब भी विदेश की भूमि पर जाते हैं चीन की वो भरपूर सराहना करते हैं। वो तो कहते हैं कि कहीं अगर स्वर्ग है तो वो चीन के अलावा और कहीं नहीं है। ऐसा कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी का ये मानना है। दूसरी बात, आप देखिए जो आज रशिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण है नवीन जी, वो इस बात से पता चलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई कुछ दिनों पहले। यूएस जो है वो रशिया के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस तो लगाए हुए है, उसने रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया है। स्विफ्ट एक वो मैकेनिज्म है, मुझसे पहले भी कोई बोल रहे थे, उन्होंने भी ये कहा, इसके ऊपर चर्चा की थी। मैं उसको थोड़ा डिटेलिंग में कर देता हूँ कि स्विफ्ट जो है वो डॉलर बेस्ड ट्रांसफर का सिस्टम है, उससे रशिया को बाहर निकाल दिया। और ये 2014 से रशिया अपनी एक इंटरनल रशियन मेड एक ऐसी ट्रांसफर सिस्टम की को डेवलप कर रहा था। तो रशिया जब चाइना के साथ, और वो उसने जो डेवलप किया है वो SPFS है, जो कि सिस्टम ऑफ ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। इसका चाइना के साथ, चाइना का जो ट्रांसफर सिस्टम है उसके साथ इसका जो कनेक्शन करने का चल रहा है। इंडिया का जो SFMS है सिस्टम है, जो मैसेजिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है, उसके साथ इंटरकनेक्शन की बातचीत चल रही है। तो आप देखिए जब 3 बहुत ही बड़े देश रशिया, चाइना और भारत एक फाइनेंशियल सिस्टम पे आ जाएंगे और वो डॉलर को नकारते हुए अपने करेंसीज पे ट्रेड करना चालू करेंगे, तो निश्चित तौर पे रशिया की जो अमेरिका की जो दावेदारी है आज डॉलर को लेकर वो कहीं ना कहीं कम होगी और उसका डेफिसिट भी बढ़ेगा। दूसरी बात, ये तो रही फाइनेंशियल की बात। आज जो चाइना में जो हमारा स्टैंड अप हुआ है और एक एग्रीमेंट पर हम पहुंचे हैं कि पेट्रोलिंग लाइंस पर और डिसएंगेजमेंट और गलवान को लेकर, तो वो भी एक मैसेजिंग देता है। वो भी एक ऐसा मैसेजिंग देता है जो देखिए आप जो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखिए रोड़ा लगाने वाला एक ही देश है, जो भी 6 देश है वहां पर सबसे ज्यादा रोड़ा हमेशा वीटो करके चाइना ही लगाता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नहीं आने देने के लिए। इसके माध्यम से एक वो रास्ता भी खुलता है कि कहीं ना कहीं चाइना भी ये समझ रहा है, क्योंकि आज भी चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड आउट है। चाइना के आज बड़े बड़े कंपनीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, जो कि आज ट्रिलियंस ऑफ डेट में पड़े हुए हैं, उनको उभारने के लिए चाइना को भी बहुत ज्यादा उन पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। और इसी का मतलब है कि चाइना आज दबाव में आया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी पहले से कहते आए थे कि हम ना नजर झुका के बात करेंगे, ना नजर दिखा के बात करेंगे, हम नजर से नजर मिलाकर बात करेंगे, आज उसी का नतीजा है। जो गलवान होने के बाद जो हम वहां पर डटे रहे, हमारी सेना डटी रही, रफाल खड़े रहे कि कोई भी ऐसी आपातकाल स्थिति हो और हम उस पर त्वरित रूप से कार्रवाई कर पाए, आज उसी का नतीजा है जो चाइना के साथ के एग्रीमेंट पर हम पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पे चाइना के साथ अगर आप चाइना को देखिए, आज भी मैं ये कहता हूँ, आज ये एग्रीमेंट हुआ है, मैं चाइना को कोई भी हमने हमारे देश में चाइना के साथ कई बार धोखा खाया है। आपने देखा होगा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लगा था और उसके बाद क्या हुआ वो भी हमने देखा है। तो निश्चित तौर पे चाइना के ऊपर बहुत ही एक सख्त नजर रखनी होगी। ये जो एग्रीमेंट बैठा है इसे हमें अपने तर्ज पे इसका इस्तेमाल करना होगा और कहीं ना कहीं इसका हमें चाइना को भी मोल्ड करना होगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट स्थिति वहां पर तैनात हो। ठीक है रतन तिवारी जी, इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या अब जो है कांग्रेस सरकार को क्या सलाह देना चाहेगी चीन के मुद्दे पर, चूंकि हमने बहुत बार उनसे झटके खाए हैं, लेकिन ऐसे हालात में जब ये कहा जा रहा है कि देखिए एक बार फिर दोस्ती आगे बढ़ रही है। रतन जी आवाज आ रही है आपको?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ नवीन जी, ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बटालियन को सोचने की जरूरत है ना। यही लोग कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है, चीन को उसकी भाषा में उसे समझाने की जरूरत है, जब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो आज जब हम कल दोस्ती कर रहे थे तो इन लोग हमें नसीहत देते थे, आज जब दोस्ती अगर हो रही है तो हमसे सलाह मांग रहे हैं। अब उनका सलाह भी उन्हें मुबारक है, उनकी दोस्ती भी उन्हें मुबारक है। हम भारत के लोग हैं और भारत की बात करते हैं। भारत में सब कुछ दुरुस्त रहे, महंगाई कम हो, महिला सुरक्षित रहे, युवाओं को रोजगार मिले, इसी मुद्दे पे हम सरकार से आग्रह करते हैं। और बाकी कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से देश की लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी। बाकी इन लोग जब चुनाव आता है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, तो चुनावी फायदे के लिए सब प्रधानमंत्री का कायाकल्प है। अब 15-20 दिन के बाद आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा अच्छे से। लेकिन चुनावी फायदे में चीन भी शामिल हो गया है, वहां से बयान आ रहा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। खैर समझेंगे, थोड़ा छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, जहूं और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपा और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर हैं। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों के लोग आए हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आज लंबी बातचीत हुई है। और इस बीच जो खबर आई है, चीन ने जो है गलवान घाटी में जो 4 साल पहले झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच, उस पर जो है समझौता हुआ है और चीन ने इसकी पुष्टि की है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले खबर बहुत मायने में जो है खास है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अमित तिवारी जी है नेता बीजेपी के, ठतन तिवारी जी है नेता कांग्रेस के, करोड़ सिंह जी है विदेशी मामलों के जानकार, और इंदुकान दीक्षित जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। करोड़ सिंह जी, एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे ये समझने के लिए कि आखिरकार भारत जो है एक तरफ अमेरिका से बड़े अच्छे संबंध रखता है। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो वैसे ही हम लोग जैसे आज रूस के लिए बात कर रहे हैं वैसी ही बातें होती हैं। वहाँ जो भारतीय समुदाय है या वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ जो बहुत सारे जो नेता हैं वो NRI हैं जहाँ के, वहाँ पे हम ऐसी बात करते हैं, और जब वो रूस जाते हैं तब भी हम ऐसी बात करते हैं। तो ये संतुलन बहुत नाजुक नहीं है। आपको लगता है कि भारत ये कर पा रहा सही तरीके से, या कहीं ना कहीं ये खतरा भी मोल ले रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इसमें खतरा है, क्योंकि कई बार आप अगर सबको खुश करना चाहते हैं तो कोई खुश नहीं हो पाता है। लेकिन भारतीय डायस्पोरा को वहां जहां भी जाते हैं उनको संबोधित करना, वो तो एक तरह का भारतीय डायस्पोरा को ये एहसास दिलाना कि भारत आपके साथ खड़ा होता है, आप भारत के लिए मदद कीजिए, भारत के साथ रहिए। तो वो तो भारतीय संस्कृति को रखिए और भारत के लिए जो कुछ इन्वेस्टमेंट या कर सकते हैं कीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। जब हितों का टकराव होता है, जब भारत अगर अमेरिका के साथ है या रशिया के साथ है या चाइना के साथ है, तो विभिन्न देशों को संदेह होने लगता है कि भारत क्या हमारे साथ भी है या नहीं है। ये स्वाभाविक है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान के चलते हैं। और भारत की विदेश नीति है वो प्रारंभ से ही ऐसी है कि हम हमारी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखेंगे। हम किसी के अलाई तो होंगे, लेकिन अलायंस किसी से नहीं करेंगे और सैन्य अलायंस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक स्वायत्ता की नीति है, भारत उसको प्रारंभ से ही फॉलो करता है। तो भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत हैं वो लगभग एक जैसे चल रहे हैं हमेशा से। लेकिन विभिन्न देशों के द्विपक्षीय रिश्ते हैं या बहुपक्षीय मंचों पे भारत का दृष्टिकोण है, उसमें भारत के हित की दृष्टि से उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव हो सकता है। तो आज की स्थिति में जो ब्रिक्स में स्थिति बन रही है, जैसा दीक्षित जी ने कहा कि रशिया ने इंस्पायर किया होगा भारत को, इसलिए चीन और भारत नजदीक आ रहे हैं। देखिए, रशिया का जो राष्ट्र हित यह है कि वो भारत और चीन को इंस्पायर करे कि वो एक दूसरे के नजदीक आए और रशिया दुनिया को ये मैसेज दे कि देखिए मैं अकेला नहीं हूं, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, मेरे साथ हैं। ये तो रशिया का हित है। लेकिन रशिया से भारत और चीन में बहुत से मुद्दे होते हुए भी दोनों इंस्पायर होके समझौते की तरफ जा रहे हैं। ये स्थिति क्यों बनी? इसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो देखिए, भारत चाहता है कि वो यूरोप से और अमेरिका से अच्छे संबंध रखे, लेकिन अभी जो भारत के साथ, कनाडा के साथ और अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे बने हैं, उससे ऐसा लगता है कि कनाडा और अमेरिका को इसके अलावा भी जो 5I के मेंबर कंट्रीज हैं, 5 देश जो 5 आंखों का बना रखा है ग्रुप, वो ऐसा लगता है कि भारत पे किसी न किसी रूप में दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ चीन को ऐसा लगा कि चीन पे अमेरिका और जापान के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि एशियन नाटो होना चाहिए। तो चीन भी प्रेरित हुआ, भारत भी प्रेरित हुआ, क्योंकि भारत और चीन दोनों ने ये देखा कि भारत को अमेरिका दबाव में लेना चाहता है, चीन को भी दबाव में लेना चाहता है। तो दोनों देशों ने देखा कि क्यों नहीं हम एक दूसरे के नजदीक आए। तो दोनों देश ही अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से प्रेरित हुए और प्रेरित होके अभी कोई समस्या का समाधान नहीं है। प्रेरित होके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे शांति बना के रखें, तो दोनों देशों के हित में है। ये विन विन सिचुएशन है। अदरवाइज चीन के साथ भारत का व्यापार निरंतर रूप से बढ़ रहा है। भारत चीन से इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करा, जो हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी कहा, हमारे वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया कि चीन से अगर इन्वेस्टमेंट होता है भारत में तो अच्छी चीज है। तो भारत कोई चीन से दुश्मनी का दृष्टिकोण नहीं रख रहा, लेकिन चीन से सतर्क जरूर रहना है, क्योंकि चीन के साथ हमारा अतीत का जो अनुभव है उससे चीन बातें तो अच्छी करता है, लेकिन कई बार बहुत से मुद्दे खड़े हो जाते हैं। जैसे 2012 में चीन के जो हु जिनताओ आए, उन्होंने कहा भारत और चीन की तो ये सहभागिता है, इस सदी की सबसे बड़ी सहभागिता है। लेकिन उसके बाद ही स्थिति बिगड़ना शुरू हो गया। तो चीन के साथ हम रिश्ते सुधारना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, और चीन भी अभी कुछ अंतरराष्ट्रीय स्थिति ऐसी बन रही है, चीन पे दबाव बन रहा है कि प्रेरित है कि भारत के साथ अगर तनाव रखेंगे तो चीन कमजोर होगा। तो दोनों देशों के हित का एक सामंजस्य बन रहा है और जिसकी वजह से दोनों देश नजदीक आ रहे हैं। हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत भी हो अभी, लेकिन अब जिस तरह की बातचीत होगी वो ज्यादा गहन होगी, क्योंकि प्रारंभ में भारत के प्रधानमंत्री ने जो चीन के राष्ट्रपति से बातचीत शुरू की थी या पाकिस्तान से बातचीत शुरू की थी, उस समय बहुत ज्यादा आदर्शवाद था। शायद भारत के प्रधानमंत्री ये मान के चल रहे थे कि बातचीत से ही बहुत ही जटिल मुद्दे हैं उनको सुलझाया जा सकता है, और इसलिए पाकिस्तान के भी बहुत नजदीक जाने का प्रयास किया, चीन के राष्ट्रपति से भी बहुत खुल के बात की, विदाउट एजेंडा भी बात की। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि मामले बहुत जटिल हैं और एक चीज बातचीत से या एक समझौते से समस्याओं का समाधान नहीं होगा।
तो मुझे लगता है कि अब जो बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति में, अगर कल होती है रशिया की प्रेरणा से और स्वयं की प्रेरणा से, तो वो ज्यादा सार्थक बातचीत होगी। और दोनों देश अगर मिलके दुनिया में अगर प्रभाव जमाना चाहिए तो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनमें भी एक आत्मविश्वास आएगा कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले भारत जैसे देश हैं दुनिया में। तो जो ग्लोबल नॉर्थ है जिसमें विकसित देश हैं, वो अभी तक दबाव बनाए हुए थे, उस दबाव को कम किया जा सकता है। तो विश्व के विकास के लिए, विश्व में शांति के लिए एक आशा का संचार हो सकता है भारत और चीन के द्विपक्षीय मुद्दों में, अगर कोई सार्थक पहल होती है तो। जी इंदुकांत जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की जो कोशिशें लगातार जो पिछले 10 साल के कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के दौरान भी विदेश नीति के मामले में बहुत मैच्योर हुए हैं। शुरुआत में कुछ, जैसे कि करोड़ी सिंह जी ने बताया कि शुरुआत बहुत भावनात्मक स्तर पे आदर्शवाद था, उनको लगता था कि बातचीत से ही बात बन जाएगी, लेकिन चीज़ें आमतौर पर इतनी जटिल होती हैं कि वो जो है भावनात्मक स्तर बनती नहीं है। तो अब आपको लगता है जब शी जिनपिंग से मुलाकात होगी उनकी रूस में, और जैसा कि आपने भी कहा कि रूस का कुछ हाथ हो सकता है इसमें, और रूस का इसमें इंटरेस्ट भी है, अगर एशिया में दो बड़ी महाशक्तियां एक साथ रहें तो जो है, लेकिन भारत यहां से जो है हित कैसे अपने कर सकता है? भारत के कौन से हित अभी हैं जो चीन के साथ कर सकता है और अमेरिका के साथ भी जो है उनको बार्गेनिंग पावर में ला सकता है? देखिए नवीन जी, अभी करोड़ी साहब ने जितनी बातें कही मैं उनसे सहमत हूँ। और डिप्लोमेसी का एक बड़ा प्रमुख सिद्धांत होता है जो पॉलिटिक्स में भी कई बार इस्तेमाल होता है कई देशों में, जिसको कहते हैं स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो उसमें कभी पहले स्टिक होता है बाद में कैरेट होता है, कभी पहले कैरेट होता है बाद में स्टिक होता है। तो मैं ये मानता हूं कि आप देखिए, मान लीजिए कि मोदी जी में इतना डिप्लोमेसी का अनुभव ना हो या कूटनीति उन्होंने नए सिरे से चाहा हो कि बिल्कुल खुले दिल की बात की जाए, दिल से बात की जाए, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद भी क्या कूटनीति का विजडम कम था? आप मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री बने तो बस लेकर लाहौर चले गए। ये एक पहल होती है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कि इसमें थोड़ी हो सकती है कि नवीनता हो, इस तरह की एक आउट ऑफ द बॉक्स डिप्लोमेसी में कुछ कदम कभी कभी उठाए जाते हैं। आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कितना आगे बढ़ करके नॉर्थ कोरिया से डायलॉग कर लिया, और मतलब किसी ने कभी सोचा नहीं होगा सदियों में कि इस तरह के किसी बिल्कुल तानाशाह से भी अमेरिका जैसा कोई देश बात कर लेगा, उसका वो भी राष्ट्रपति। उसके बाद उस बातचीत को लेकर कितने नाटक हुए आपने देखा एक थर्ड देश में जाकर के। तो ये कोशिश होती है कि शायद इससे रास्ता बने, और ये रास्ता अगर कभी कभी बन जाता है तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग बनता है। हालांकि जो कूटनीति के नियम है दुनिया के, उसमें ये सब चीजें ज्यादा कारगर नहीं होती, लेकिन कारगर होती है तो बहुत जबरदस्त ढंग से कारगर होती है। इसलिए एक कोशिश, देखिए इसका एक फायदा क्या होता है लॉन्ग टर्म में, कि बाद में जब जिस तरह से पाकिस्तान को साइडलाइन और बिल्कुल एक कर दिया, अकेला कर दिया पूरी दुनिया की बिरादरी में, उसके बाद किसी ने कभी भी भारत पे या भारत के नेतृत्व पे या आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की कि भारत डायलॉग में विश्वास नहीं रखता है। क्योंकि मोदी ने बढ़कर इतना आगे कदम उठा लिया था कि बिना बुलाए एक छोटे से अनुरोध पर आप चले गए। वो एक ऐसा डिप्लोमेसी का हिस्सा था कि आप उनके पारिवारिक कार्यक्रम में चले गए अफगानिस्तान से लौटते हुए, सारी सुरक्षाओं को एक तरफ दरकिनार करते हुए कितने बड़े विश्वास का कदम उठाया था। उसका लाभ क्या हुआ कि लगातार दुनिया से जब भी प्रेशर आता था, अमेरिका या पश्चिम के देश जो भारत से पूछते थे कि आप बातचीत करिए, क्यों नहीं बात करते हैं, तो पिछले 10 साल में जब वो कभी भी भारत ने दिखाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि हम तो यहां तक पहल कर चुके हैं। यही हुआ था वाजपेयी जी के टाइम में। मैं तो उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं जो लाहौर की बस यात्रा उन्होंने की। जिस तरह से वो बस लेकर के प्रधानमंत्री देश के निकल गए, दुनिया में ऐसे उदाहरण आपको बहुत रेयर मिलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनके पीठ में छुरा भोग करके मुशर्रफ ने शरीफ को भी नहीं बताया और कारगिल कर दिया। लेकिन फिर भारत ने क्या किया? हालांकि उस पर मैं थोड़ी इस बात को कमी मानता हूं कि जब भारत ने, मैं उस समय जम्मू कश्मीर में ही पोस्टेड था, बिल्टअप किया, 11 महीने का बिल्कुल बिल्टअप था, पूरी की पूरी तैनाती हो गई, पूरी सुरंगें बिछ गई, बारूदी सुरंगें बिछ गई, तो उसमें सबक सिखाने का बिल्कुल टाइम था पाकिस्तान को। लेकिन दुनिया चूंकि मानती है कि युद्ध सारे सोल्यूशन नहीं होते हैं, और उस समय तमाम देशों ने इस ढंग का अनुरोध किया,
मध्यस्थता की पर्दे के पीछे से, तो भारत ने विड्रॉ किया और मुशर्रफ जो एक तरह से आगरा में आके उन्होंने क्या किया था कांड, और किस तरह से वो आतंकवादियों को खुलेआम सपोर्ट करते थे, उनको वादा करना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी कि हमारे देश का 1 इंच जमीन भी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इतना दबाव था भारत का। लेकिन यह ताकत मिलिट्री बिल्टअप से हुआ। लेकिन अब यह डिबेट होता है कि क्या उसका सदुपयोग वाजपेयी को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए, पहले उन्होंने कैरेट सामने रखा, लेकिन स्टिक ऐसी चलाई कि पाकिस्तान के मुशर्रफ जैसे तानाशाह की भी घिघी बद गई। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी की है कि शुरुआत में उन्होंने ये बिल्कुल छूट दिया चीन को, पाकिस्तान को, अमेरिका को, सबके साथ बातचीत की, दिल से दिल का रिश्ता बनाया। उसका लाभ आपने देखा कि अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इवन कनाडा के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। जापान को वो लेकर के जापान के प्रधानमंत्री को, फ्रांस के राष्ट्रपति को वो वाराणसी में आए, जो मतलब दुनिया के सबसे पुरातन शहरों में से है, भारतीय संस्कृति का वो आधार माना जाता है, उसकी कैपिटल राजधानी मानी जाती है, और उसकी चर्चा पूरे देश की राजनीति में और दुनिया की डिप्लोमेसी में हुई। और देखिए, प्रधानमंत्री की खासियत कि इतने बड़े बड़े राजनेताओं को आजादी के बाद हमेशा इन नेताओं का स्वागत सिर्फ दिल्ली में या बंबई में अधिक से अधिक होता था, कभी कभी बेंगलोर में होता था, लेकिन उनको देश के हर हिस्से में स्वागत किया उन्होंने। चीन के राष्ट्रपति को जब उन्होंने साउथ में स्वागत किया, जब अहमदाबाद में किया, तो क्या देश का टूरिज्म दुनिया के, वर्ल्ड के मैप पर इन जगहों का प्रचार प्रसार नहीं हुआ? इसके कारण भारत को लॉन्ग टर्म में कितने फायदे हुए। आप देखिए, दुनिया के देश अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अपने यहाँ बड़े बड़े खेलों के आयोजन डिफरेंट सिटीज में करते हैं। क्यों करते हैं? बड़े बड़े सम्मेलन दूसरे शहरों में करते हैं। आज देखिए, मॉस्को में नहीं हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन, एक दूसरे शहर में हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर इस तरह के वैश्विक मंच का कितना सदुपयोग भारत के लिए करते हैं, इसकी मैं एक बार विनम्र अनुरोध करूंगा रतन तिवारी जी से कि आपने इतने सवाल पूछे, लेकिन वो इस मुद्दे पर प्रशंसा सीधे खुलकर करने के बजाय वो कभी कहते हैं महिलाओं के मुद्दे पर हम लड़ेंगे, कभी कहते हैं महंगाई से लड़ेंगे। अरे भाई, वो तो विपक्ष का काम है और देश की जनता के हित में आप लड़ते रहिएगा। लेकिन जब ये मुद्दा है जो देश के, आपने देखा 1971 के युद्ध के समय में इंदिरा गांधी की किस तरह से बिल्कुल मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी वाजपेयी साहब ने, और आज तक आप उसका उदाहरण देते हैं। यही होता है नजीर पेश करना दुनिया में। जब इस तरह की सफलता मिलती है, कल तक जब आप गलवान पे तमाम मुद्दों पर घेरते थे, तो आज ये हुआ, तो आप ठीक है गाइडेड लाइन से करिए, लेकिन आप उसकी प्रशंसा करिए। ब्रिक्स में भारत की जो अपनी आओ भगत प्रधानमंत्री की, उसकी प्रशंसा करिए। आप महंगाई के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर देश आपके साथ है, तभी तो आपको 99 सीट मिली इस बार, तो आप उस पर बात करिएगा। लेकिन इस मंच पे आप मुक्त कंठ से प्रशंसा करिए। अगर आपको अच्छा लगा, इस नीति पे अपनी चर्चा करिए, इस पे अपनी राय दीजिए। और रूस जिस तरह से इस ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिस तरह से इन सारे देशों को एक साथ लाने के लिए एक माला की तरह, उसमें माला के सूत्र का काम कर रहा है, और चीन, रूस और भारत और साथ में जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका हैं, ये अगर साथ आ जाएंगे तो दुनिया में एक ऐसी ताकत की एक्सिस बन जाएगी जो नाटो एक तरफा एक पावर इम्बैलेंस हो गया है, उसको बैलेंसिंग करने का एक बड़ा ये पावर एक्सिस भी बन सकता है। बिल्कुल। तो रतन तिवारी जी से पूछेंगे, उससे पहले अमित तिवारी जी से कुछ पूछ लेते हैं। अमित जी, बार बार ये कांग्रेस कहती है कि जब से मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने चीन के साथ संबंधों की बात रही हो, चीन ने जो है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश जो हैं नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, सबको जो है अपनी तरफ इफेक्ट कर लिया, और भारत जो है वहाँ कामयाब नहीं पाया। हाल में हमने बांग्लादेश में ही देखा ये सब चीज़ें जो है, जो वहाँ सरकार नाराज हुई। तो इसके बीच में जो है अब चुनाव है महाराष्ट्र और झारखंड में, और बार बार कांग्रेस का मुद्दा है। आपको लगता है कि कांग्रेस अपने मुद्दे के जो है वो कमज़ोर पड़ेगी और बीजेपी को फायदा होगा चुनाव में, जैसा रतन तिवारी कह रहे हैं कि चुनाव के लिए किया गया है? देखिए नवीन जी, मुझे लगता है आज रतन तिवारी जी की तैयारी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर उनको बीजेपी को घेरना ही था, बीजेपी की विदेश नीति को घेरना ही था, तो वो विदेश नीति के तर्ज पे कुछ उदाहरण लेकर आते, ना कि देश के मुद्दों को यहाँ पर घसीटने का प्रयास करते। यही प्रयास राहुल गांधी विदेश जाकर भी करते हैं कि वो विदेश जाकर वहाँ पर वहाँ के मुद्दों के बात करने के अलावा वो देश के मुद्दों को वहाँ पर उठाते हैं और भारत की शाख को कम करने का प्रयास करते हैं।
देखिए, मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था कुछ देर पहले, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इतने गंभीर मुद्दे को थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छी खबर थी तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। वहाँ रशिया में आज जब ब्रिक्स समिट हो रहा है तो वहाँ पर यूएस के और यूरोप के जो ड्रिंक्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो बंद है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसी बीच अपॉर्चुनिटी कैसे आता है कि रशिया ने अपना एक ड्रिंक वहाँ पर लॉन्च कर दिया है और रशियन अभी लेमनेड वहाँ पे दिया जा रहा है वेलकम ड्रिंक के तहत वहाँ पर। तो जब क्राइसिस आती है तो वो अपॉर्चुनिटी भी लाती है। जिस तरीके से आज रतन तिवारी जी कह रहे हैं, इनके जमाने में मतलब मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस के जमाने में विदेश नीति क्या हुआ करती थी। कांग्रेस के जमाने में भारत के हित को ताक पर रखकर विदेश नीति हुआ करती थी। आज की तारीख में भारत के हित को साधने के लिए विदेश नीति होती है। ये फर्क है कांग्रेस काल के विदेश नीति में और नरेंद्र मोदी काल के विदेश नीति में। तो अगर इतिहास कभी लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी जी के काल को लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पर भारतीयता अगर आपकी सर्वप्रथम होगी, आप भारत प्रथम लेकर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप हर मुद्दे पर जीतते जाएंगे। और इसकी सराहना हर दूसरे लोगों ने भी की है। आप देखिए आज कितने ऐसे विश्व के नेता हैं जो रशिया से भी बात कर सकते हैं और यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, और एक ही समय पर कितने ऐसे नेता हैं जो इजराइल के मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं और फिलिस्तीन में भी बात कर सकते हैं। कितने ऐसे नेता हैं जो ईरान से भी बात कर सकते हैं और वहीं इजराइल से भी बात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत आज बहुत ही सुदृढ़ पोजीशन पर है। आज जब ब्रिक्स समिट हो रही है, आप देखिए ये ऐसा एक गठबंधन है जो कि जनसंख्या के मामले में तो सरपास करता ही है G7 को, लेकिन जीडीपी के माध्यम पर भी, जीडीपी के भी अगर आप इनका आकलन कर लें तो भी G7 से कहीं अधिक है। जीडीपी अगर ब्रिक्स का देखें तो 35.6 है, वहीं अगर आप G7 का जीडीपी देखेंगे तो 30.3 है। तो वहां पर भी एक सरप्लस है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का जो दबदबा है वो G7 पर कितना भारी पड़ेगा, और इसमें नरेंद्र मोदी जी की जो पहल है विभिन्न विषयों पर लेकर, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो लेकिन अमित जी, रतन तिवारी जी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव है महाराष्ट्र झारखंड में, इसलिए जो है सब खबरें उड़ाई जा रही हैं। हम आगे एक हफ्ते बाद बताएंगे आपको कि सच क्या है। जी निश्चित तौर पे अगले हफ्ते शायद राहुल गांधी जाने वाले होंगे विदेश, और वहां से फिर से वो कहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, वो तानाशाही चल रही है, ये सब शायद कहने वाले हैं। और उसी चीज को लेकर मैंने कहा ना, रतन जी की तैयारी आज थोड़ी कम है। अगर देखिए मैं उनको मुद्दे दे देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको घेरना ही है तो भारत चाइना के ट्रेड डेफिसिट पर घेर सकते हैं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर उनको एक मुद्दा दे रहा हूँ, लेकिन वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ट्रेड डेफिसिट की भी बात करेंगे तो क्या ट्रेड डेफिसिट आज हुआ है, क्या पहले नहीं था? क्या जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात करते हैं, क्या हमारे देश की इंडस्ट्रीज को इतना सुदृढ़ किया गया? नहीं किया गया। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने मास स्केल पर जब उन्होंने स्किल अप की बात किया, स्टैंड अप की बात की, लोगों को एमएसएमई को लोन देना चालू किया, तब जाकर ये जो डेफिसिट है वो जो ग्रोथ डेफिसिट का जो ग्रोथ है इंडिया और चाइना का, वो 2014 से पहले अगर आप देखेंगे और 2014 के बाद देखेंगे तो वो ग्रोथ रेट कम हुआ है। मतलब हम बहुत कुछ अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो एक तरीके से आज हम मोबाइल पूरे विश्व को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो कार्स के सेक्टर में हम तीसरे नंबर पर हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों पर हम आगे जा रहे हैं, और ये समिट जो है निश्चित तौर पे भारत को एक मजबूती के साथ बहुत सारे मुद्दों पर, इन्होंने तो विदेश नीति की थी ना, सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट थी वो चाइना को दे दिया था। ठीक, रतन जी क्या कहेंगे? रतन जी अब तो समझ में कुछ बोलने के लिए है? जी नवीन जी बोलिए। आपके सारे सवालों का जवाब अमित जी ने दे दिया या कुछ बाकी है? अमित जी ऐसे प्रवक्ता है भाजपा के जो कांग्रेस प्रवक्ता को बता रहे हैं ये मतलब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। दर्शक भी हंसते होंगे उनके ऊपर, बताइए। नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि आपके नेता प्रवक्ता तो लाइव टीवी डिबेट में। अब ये बताइए, अगर देश के मुद्दों पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इनको नागवार गुजर रहा है। आपकी तैयारी हम देश की नब्ज की बात कर रहे हैं, देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं, देश के युवाओं की बात कर रहे हैं। अमित जी सुन लीजिए, अमित जी फिर आऊंगा, सुन लीजिए रतन जी को।
बोलिए रतन जी। देखिए अमित जी अच्छी बात है, सलाह दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कौन से मुद्दे। जी बोलिए बोलिए। देखिए तो होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपको रतन जी? चलिए अमित जी पूरा कर लीजिए अपना आप। नहीं नवीन जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस वाद विवाद करने का भी मजा तभी आता है जब आपका प्रतिद्वंदी जो है तो वो भी तैयारी के साथ आया हो। यहाँ तो रतन तिवारी जी की कोई तैयारी ही नहीं है, वो बैठ गए हैं कि चलो मोदी विरोध ही करना है, तो तैयारी क्या करनी है, हर विषय पर मोदी जी का विरोध करना है, तो ये तो उनकी तैयारी है। मोदी जी को सुबह शाम गालियां देना है, ये उनकी तैयारी रहती है। तो जब इनके पास आंकड़े नहीं है, तैयारी नहीं है, तो अब मुद्दे भी मुझे ही बताने पड़ेंगे ना कि आप इस मुद्दे पर घेरिए या उस मुद्दे पर घेरिए। तो ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की तो यही तो खूबी है कि आप एक दूसरे का सहायता करें। तो अगर आप वो भी मुद्दे को लाते तो जाकर मैं तो तैयारी के साथ बैठा हूँ यहाँ पर। चलिए रतन जी, आवाज आ गई आपको रतन जी? जी हाँ बोलिए, पूरा कर लीजिए अपना। मैं ये कह रहा था कि अभी मुझे एक हफ्ते का समय तो मिलना चाहिए ना। अभी जो बात हुई है मैं तो सराहना कर रहा था, शुरू में ही अपने वक्तव्य में मैंने कह दिया कि प्रधानमंत्री अगर कोई अच्छा काम करते हैं, देश हित में करते हैं, तो मैं उनका साथ दूंगा, कांग्रेस पार्टी भी उनका साथ देगी। लेकिन एक हफ्ते बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। ऐसी मीटिंग कई बार हुई है, हम पाकिस्तान से भी मीटिंग कर चुके हैं, हम जापान से कर चुके हैं, रूस से कर चुके हैं, चीन से कर चुके हैं, लेकिन मीटिंग के बाद क्या होता है? वही होता है जो हमेशा होता है। नहीं रतन जी, इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि चाइना से भी बयान आया है। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो बहुत बड़े जो है विदेश मामलों के जानकार, और इतना हल्का बयान देंगे नहीं वो। उन्होंने खुद कहा और उसके बाद चाइना से बयान आया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूं नवीन जी, मैं तो कहता हूं कि एक हफ्ते बाद बयान भी बदल जाते हैं। बहुत सारे यही प्रधानमंत्री थे ना जो 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज अजीत पवार को घोटालेबाज कर रहे थे, और 24 घंटे बाद उन्हें अपने साथ ले लिए। तो बयान अपने आप बदल जाता है। एक हफ्ते बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाकी अगर देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, उनका साथ देगी। ठीक है करोड़ी सिंह जी, एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है। अगर भारत और चीन के संबंध सुधरते हैं और बातचीत की पटरी पर जाते हैं, ट्रेड डिफिसिट कम होता है और चाइना को भी फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, पाकिस्तान का रोल इसमें जो है, जब जैसे आपने एससीओ की बात की, वहां पे जयशंकर गए थे, तो पाकिस्तान की जो भूमिका होगी, और उससे जुड़ा आतंकवाद का हमला हुआ अभी मजदूरों बहुत साल बाद जो है, तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान का रोल आप कुछ देखते हैं घटता हुआ? भारत पाकिस्तान संबंध सुधरेंगे कुछ? देखिए अभी कह नहीं सकते कि अभी तो चीन और भारत के रिश्ते अगर अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से पाकिस्तान कुछ कमजोर महसूस करेगा। होगा तो नहीं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, वो दोस्ती कम होती नहीं लग रही है, क्योंकि चीन जिस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। और अभी एक स्थिति और बनी थी, रशिया भी पाकिस्तान के साथ सैन्य एक्सरसाइज कर रहा था, और उस सैन्य एक्सरसाइज को देख के कुछ जो रिपोर्टर्स हैं वो कहने लगे कि भारत के विरुद्ध चीन, रशिया और पाकिस्तान की एक एक्सिस बन सकती है। तो ऐसी भी रिपोर्टिंग आ रही थी। तो पाकिस्तान कमजोर तो नहीं होगा, ये नहीं कह सकते कि चीन पाकिस्तान से दूर हट जाएगा, लेकिन भारत और चीन के अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे यहाँ देश के आंतरिक मामलों में भी जो कांग्रेस और बीजेपी का विभाजन है या वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के अगर रिश्ते अच्छे होते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होगी तो अमेरिका को होगी, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि एशिया में अगर अमेरिका के पांव जमने हैं तो भारत से दोस्ती बहुत जरूरी है। और भारत गुण दोष के आधार पे, अपने राष्ट्र हित के आधार पे ही अमेरिका का समर्थन करता है। भारत किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता। भारत को यह भी ऑफर दिया गया था कि आप नेटो में आइए, भारत ने नेटो में अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया। फिर अभी जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि एशियन नेटो होना चाहिए, भारत ने उसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। तो भारत का जिस तरह का दृष्टिकोण है वो पार्टी लाइन से ऊपर है। बिल्कुल, समय कम है करोड़ी सिंह जी, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दुकान जी, आखिरी सवाल जो है, क्या इस सब पूरी जो भारत को फायदा हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, क्या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है उसका जो है जो लगातार दबाव बनाता चीन जो है वो हट सकता है, अमेरिका शामिल कर सकता है उसको? बिल्कुल, देखिए इसका
इस ढंग के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, संगठन हैं, उनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पड़ता ही है। और चीन के साथ अगर हमारे मधुर संबंध होंगे, हालांकि बहुत दूर की कौड़ी में मानता हूं कूटनीति में, और चीन अपना विरोध अगर भारत का सुरक्षा परिषद में प्रवेश का बंद कर दे तो भारत का कल प्रवेश हो जाए और उसका डेमोक्रेटाइजेशन हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार कई चीजों में अगर आपको रुकावट हो तो उससे बड़ी चीज आप तैयार कर दीजिए। तो अगर आपके प्रयास से, रूस के प्रयास से ब्रिक्स का ही महत्व इतना हो जाए कि वो एक दूसरे संयुक्त राष्ट्र का स्वरूप ले ले, जहां से एक पैरेलल पावर की धाराएं बहें, तो फिर सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र का महत्व ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। आज की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र का पूरा उपयोग कहिए या दुरुपयोग करिए, पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में बिल्कुल दुकान जी, समय खत्म हो चुका है। तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधानी में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।